Good morning, students. We are going to start the chapter 2 of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. लास्ट जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का वो क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस में लुई 16 जो एरिस्टोक्रेसी थी फ्रांस में, उसको किस तरह से लोगों ने रेवोल्यूशन के थ्रू उसको हटाया और उसकी जगह पर फिर फ्रांस में रिपब्लिक आया। ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के किसी प्रॉब्लम के लिए लड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, आवाज़ उठाते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, द एज ऑफ सोशल चेंजेस। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा कि पावरफुल आइडियाज़ थे फ्रीडम के और इक्वालिटी के, वो किस तरह से सर्कुलेट हुए पूरे यूरोप में, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर दी थी सोसाइटी में, सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, और एक क्रांतिकारी बदलाव आया था पूरे यूरोप और एशियन कंट्रीज़ में। अब जो हर व्यक्ति था यूरोप में जो रहता था, वो हर व्यक्ति कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहता था सोसाइटी में बदलाव चाहता था। और एक कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए थे सोसाइटी में, ऐसे आइडियाज़ डेवलप हो गए थे जो सोसाइटी को अपनी थॉट्स और अपने विजन के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते थे। तो जो पूरी सोसाइटी थी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन सी, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, है ना। तो लिबरल्स कौन थे, लिबरल्स वो लोग थे जो रिलीजन हर धर्म को समान रूप से आश्रय देते थे समाज में। मतलब उनका मानना था कि हर धर्म को बराबर रूप से सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और राजा का जो शासन था उसको वो अपोज करते थे, वो नहीं चाहते थे, और साथ ही हर व्यक्ति के बराबर अधिकारों की बात करते थे, और गवर्नमेंट में वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नेंस चलाई जाए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो, और जो लोग हैं देश में रहने वाले वो खुद इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, है ना। और साथ ही हालांकि उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की कोई बात नहीं की, और ना ही महिलाओं के अधिकारों के बारे में कुछ बात की थी, है ना। और साथ ही वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते थे। ओके, रेडिकल्स कौन थे, रेडिकल्स जो थे वो मेजॉरिटी पर बेस्ड गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में थे, है ना। उनका मानना था कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए सोसाइटी में, जो मेजॉरिटी पर बेस्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसे चाहते हैं वैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जो लैंड ओनर्स थे, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन प्रिविलेजेस का वो अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे। उनमें से जो ज़्यादातर थे रेडिकल्स में से वो विमेंस के अधिकारों के बारे में भी बात करते थे, महिलाओं के को इलेक्शन में अधिकार, वोट देने के अधिकार के लिए भी बात करते थे, और साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने सपोर्ट किया। और लेकिन किसी एक हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी का, पूरे वेल्थ के चले जाने पर वो जो है उसका अपोज करते थे, वो उसको डिसलाइक करते थे। फिर है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो लिबरल्स और रेडिकल्स के आइडियाज़ को अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे, है ना। वो अपने जो उनका जो पास्ट है, उनका मानना था कि जो हमारा पास्ट है, जो बीता हुआ हमारे समाज में जो चलता आ रहा है अभी तक, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो चेंजेस हैं समाज में, जो बदलाव हैं, वो धीरे धीरे आएंगे, एकदम से सर्टेनली चेंज नहीं लाना है सोसाइटी में, उनका ये मानना था। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ सोसाइटी में, है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या क्या सोसाइटी में बदलाव हुआ है। ठीक है, दिस इज द here this is the next heading. okay, industrial society and social change. ये वो समय था जब सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिले थे सोसाइटी में। क्या क्या चेंजेस आए थे, नए शहर बने, नए टाउन्स बने, नई इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज़ बनी और ऐसे क्षेत्र बने, ऐसे एरियाज़ डेवलप हुए जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाने लगी थी, रेलवेज़ का एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या क्या बदलाव आए या फिर क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो विलेजेस में रहने वाले जितने भी पेजेंट्स थे या जिनके पास काम नहीं था, वो शहरों की तरफ गए, टाउन्स की तरफ गए, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रीज बन गई थी। तो बहुत बड़ी संख्या में मैन, वीमेन और चिल्ड्रेन विलेज से टाउन की तरफ गए। उसके कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके कारण जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो थी कि जो वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रीज में जिनसे काम कराया जाता था, उनसे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे समय तक काम कराया जाता था। उसके बदले में जो उन्हें मजदूरी दी जाती थी वो बहुत कम होती थी, है ना। और उन्हें क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी शहर की, टाउन्स की, तो वहाँ पर लोग बिल्कुल स्लम्स में रहने लगे थे और सैनिटेशन की प्रॉब्लम होने लगी थी, वहाँ पर हाउसिंग की प्रॉब्लम्स होने लगी थी और साथ ही बेरोज़गारी भी बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो इसके लिए लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे उन्होंने इस तरह के सॉल्यूशन को तलाशना शुरू किया। जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो हुई हैं, है ना, उसका कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अब विचार करने लगे कि हम कैसे इन समस्याओं को जो है दूर करें, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो मोस्टली उन्होंने ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ थी, ऐसे लोग जिनके हाथों में पूरी प्रॉपर्टी थी, ऐसे इंडिविजुअल्स के को जो है उनके खिलाफ उन्होंने अपोज किया। और इकोनॉमिक और सोशल, उनका क्या मानना था कि जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वहाँ पर जो वर्क है, काम जो लिया जाता है, वर्क फेस जो है वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और सिटीज़न को सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए। इक्वालिटी तब आएगी, वर्क जो फेस है, जो वर्क है सेफली तभी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा, सोशल चेंज तभी आएगा जब सोसाइटी में रहने वाले लोग, सिटीज़न जो है, हेल्दी हों और एजुकेटेड हैं। ठीक है, जो पुरानी एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो पुराने ढर्रे पर चला रहा था समाज, राजा होता था और वो अपना शासन करता था, अत्याचार करता था लोगों पर। तो जो एरिस्टोक्रेसी का प्रिविलेज था जो बर्थ से ही मिलता था, ऐसी प्रिविलेज को उन्होंने इन रेडिकल्स और लिबरल्स ने अपोज किया, उसका विरोध किया। एंड दे फॉर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। वो किस पर विश्वास करते थे, कि हर व्यक्ति अपना एफर्ट करे, मेहनत करे और एंटरप्राइज करे, इन विचारों पर वो विश्वास करते थे। ज़्यादातर जो वर्किंग मैन और विमेन थे, जो चेंज लाना चाहते थे वर्ल्ड में, है ना, रेडिकल और लिबरल, है ना, इन्होंने एक ग्रुप बनाया अपना 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के अर्ली स्टेज में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म आया। ठीक है, सोशलिज्म कैसे आया इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured and socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. ठीक है, 19th सेंचुरी के मिड तक यूरोप में सोशलिज्म काफ़ी जो था उसका फैल चुका था। सोशलिज्म का ये जो विचार था सोशलिज्म का, काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका था सोसाइटी में, है ना, और इन आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करने लगे थे। ओके, तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और उनका मानना था कि जो सामाजिक बुराइयां जितनी भी हैं
उसकी जड़ में क्या है, ये प्राइवेट जो इंडिविजुअल ओनर्स हैं और वो उनके जो इंडिविजुअल्स के हाथ में जो पावर है पूरी, वही इसके जड़ में है, सारी बुराइयों की जड़ में यही है। ठीक है, तो इसीलिए उनका कहना था कि हर व्यक्ति का भला तब होगा जब ये प्रॉपर्टी है ये प्रोडक्टिव होगी। प्रोडक्टिव कैसे होगी? जो कुछ लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी आ गई है, जो वेल्थ कुछ ही लोगों के हाथ में आकर के सिकुड़ गया है, उस वेल्थ का यूज़ किस लिए होगा? सभी के कल्याण के लिए होगा, सोसाइटी के कल्याण के लिए होगा, तभी जो है सोसाइटी में चेंज आएगा, और यही सोशलिज्म कहलाता है ना। तो अगर एक सोसाइटी है ना सिंगल इंडिविजुअल के अलावा जब पूरी सोसाइटी का उस वेल्थ पर अधिकार होगा, है ना, जो रिसोर्सेज है सोसाइटी में, जो धन है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो करके बल्कि पूरी सोसाइटी का अधिकार होगा, पूरी सोसाइटी का कंट्रोल उस प्रॉपर्टी पर होगा, कलेक्टिव जो है कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए उसका यूज़ किया जाएगा, तभी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और जो सोशलिस्ट थे तो इस तरह से एक नया ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप कहलाता है? वो सोशलिस्ट ग्रुप कहलाता है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे? मैंने आपको पहले बताया, लिबरल्स, रेडिकल्स और ऐसे वर्किंग मैन और विमेन जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे और जो इनके खिलाफ थे एरिस्टोक्रेसी के। ओके, तो इन्होंने मिलकर के एक नया ग्रुप बनाया। क्या कहलाया वो? इन लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता था? सोशलिस्ट। तो वो इस तरह से चेंजेस लाना चाहते थे सोसाइटी में और इसके लिए उन्होंने कैंपेन्स भी किए। तो इन्होंने सोशलिज्म को स्ट्रक्चर दिया, सोशलिज्म की शुरुआत की, है ना। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में क्या अंतर है बेटा? कैपिटलिस्ट जो है ये एक ऐसी धारणा है जिसमें जो पूरा रिसोर्स है, जो सोसाइटी का रिसोर्स होता है, जो वेल्थ होता है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में आकर के रह जाता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में आकर के पूरा वेल्थ रह जाता है और उसे केवल और फिर उसके कारण जिसके पास वेल्थ होती है उसी के पास पॉलिटिकल पावर भी होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उसके ज़्यादा होते हैं, और जो कॉमन पीपल हैं फिर उनके ऊपर फिर वो अत्याचार करते हैं। जबकि सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म एक ऐसी धारणा है, एक ऐसा सोसाइटी का स्टेटस है जिसमें ये माना जाता है, सोशलिज्म का मानना ये है कि सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वेल्थ है, उस पर समाज के हर व्यक्ति का बराबर अधिकार होना चाहिए, हर इंडिविजुअल का इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल कंट्रोल होना चाहिए, और जो भी सोसाइटी में वेल्थ है, रिसोर्स है, उनका यूज़ हर व्यक्ति के वेलफेयर के लिए, हर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो ये अंतर है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में। तो ये जो लिबरल्स थे, वर्किंग मैन और विमेन थे और रेडिकल्स थे, इन्होंने मिलकर के एक नया ग्रुप बनाया, दैट इज सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म के जो समर्थक थे, सपोर्टर थे, वो कौन थे? कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स का उसी समय पर हुए थे जब फ्रांस में लुई ब्लेंस थे जिन्होंने चेंजेस लाए थे सोसाइटी में। तो इसी तरीके से कार्ल मार्क्स थे, है ना, और फ्रेडरिच एंजल, ये जो दो सोशलिस्ट थे, इन्होंने सोशलिज्म के बारे में बात की। इनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उनको पूरी सोसाइटी ने सपोर्ट किया था। जो कार्ल मार्क्स थे, उनका आर्ग्यूमेंट था, उनका मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है क्या है? कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटल इन्वेस्टेड फैक्ट्रीज पर जिनका अधिकार होता है और जो उसमें प्रॉफिट होता है, उस पर कैपिटलिस्ट जो है वर्कर्स के थ्रू प्रॉफिट बनाते हैं, फ़ायदा कर लेते हैं और अपना ही हित देखते हैं, अपने इंटरेस्ट में उनका यूज़ करते हैं। जो वर्कर्स की कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक कैपिटलिज्म रहेगा, और जो प्रॉफिट है वो इंडिविजुअल के हाथ में ही आता जाएगा। जो वर्कर्स हैं उन्हें कैपिटलिज्म से निकालना पड़ेगा ताकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उनका भी अधिकार
हो। जो मार्क्स थे वो बिलीव करते थे कि कैपिटलिस्ट जो है एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी है, वर्कर्स है ना, जो है वर्कर्स हैं जो काम करते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, वो रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जहाँ पर जो पूरी प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल की जानी चाहिए। ये किसका मानना था? मार्क्स का ना। कार्ल मार्क्स क्या मानते थे कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें बदलाव आना चाहिए और वर्कर्स और सोशलिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश की जानी चाहिए वर्कर्स के लिए, जहाँ पर प्रॉपर्टी पर पूरी सोसाइटी का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये क्या था? सोशलिज्म, जिसको कार्ल मार्क्स लेकर के आए थे। सबसे पहले इन्होंने ही इसके बारे में बात की थी। फिर है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सोशलिज्म के सपोर्ट में किसने किसने बात की, ये हम पढ़ेंगे। 1870s में सोशलिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो यूरोप से स्प्रेड हुआ था, है ना, और वहाँ से स्प्रेड होके पूरे वर्ल्ड में फैला। ठीक है, जो यूरोप से ये कोऑर्डिनेट हुआ और उनके जो एफर्ट्स थे सोशलिस्ट ने जो फॉर्म किया था, है ना, इंटरनेशनली, वो उसे सेकेंड इंटरनेशनल का नाम दिया गया। वर्कर्स जो थे इंग्लैंड में और जर्मनी में, उन्होंने भी एसोसिएशन बनाने शुरू किए और बेटर लिविंग के लिए और वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ना शुरू किया, है ना। उन्होंने डिमांड की अपने वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन की डिमांड की उन्होंने, राइट टू वोट का डिमांड किया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से जो आइडियाज़ थे पूरे यूरोप में फैलने लगे। जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थे उन्हें सोशल डेमोक्रेटिक कहा जाता था, है ना। SPD जिसका फुल फॉर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD, ये जर्मनी की एसोसिएशन थी और पार्लियामेंट्री सीट्स को जीतने में इसने काफ़ी हेल्प की थी। इस पार्टी में, इसमें पार्लियामेंट्री सीट्स सबसे ज़्यादा इस पार्टी ने जीती थी। 1905 तक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन फॉर्म होने लगी थी। एक लेबर पार्टी बनाई गई, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, और फ्रांस में भी एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। हालांकि 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे अपनी गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में, है ना, लेकिन फिर भी जो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन था उनको मिला पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। लेकिन जो गवर्नमेंट थी अभी भी वो कंजर्वेटिव्स के थ्रू ही, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स के थ्रू ही रन की जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरा यूरोप था, पूरे यूरोप में ये चेंजेस आए थे। जगह जगह लोग अपने अधिकारों के लिए अवेयर हो गए थे और अपने अधिकारों के लिए डिमांड करने लगे थे। कैपिटलिज्म जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण आया था, ये कैपिटलिज्म अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है द रशियन रेवोल्यूशन, है ना। रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ? 1914 में ज़ार निकोलस II जो रशिया में उसका शासन था, उसका एम्पायर था, है ना, उसका एम्पायर कहाँ था? मॉस्को के आसपास रशियन एम्पायर, जिसमें इंक्लूड था आज के समय का जो फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया। यहाँ पर आप ये मैप में देख सकते हो रशियन एम्पायर को। इसमें पोलैंड के कुछ पार्ट्स थे, एस्टोनिया था, यूक्रेन था, बेलारस था। ये पैसिफिक ओशन तक स्ट्रेच था और इसमें आज के समय का जो सेंट्रल एशियन स्टेट है वो भी कंप्राइज था। साथ ही जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये भी रशियन एम्पायर में इंक्लूड था। जो मेजॉरिटी थी यहाँ पर रिलीजन की वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की, जो धीरे धीरे ग्रोन आउट हुआ और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो एम्पायर था रशियन एम्पायर, वहाँ पर अभी भी कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से रशियन एम्पायर का ये एक ब्रीफ मैंने आपको जो है स्टेटमेंट दिया। अब हम इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो रशिया था उस समय, रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी ऐसा क्या था वहाँ के सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कि उसके कारण जो है रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, इतना आप ध्यान से रीड कीजिए और उसको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। ओके, गुड बाय।